चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का जो है ना 64 पोस्ट एग्ज़ाम हुआ था। ये 2023 में 3/9/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। ये बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्ति का जो है ना मेंस का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसका जो है ना हम 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले क्लास में। अभी क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग नहीं देखे ना पहला क्लास तो पहला क्लास देख लीजिएगा। 1 से लेके जो है ना आपको 25 तक क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए डायरेक्ट आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, आप लोग आंसर दीजिएगा। बताइए, कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार जो है ना कौन सा है? बताइए क्या होगा? क्या होगा? तो संपत्ति का अधिकार होगा। क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। तो कह रहा है ना कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? तो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आगे कह रहा है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से जो है ना हटा दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार बोलेगा तो कौन सा भाग में? बताइए क्या होगा? तो भाग जो है ना 12 में। कितना भाग? 12 में। अनुच्छेद कितना है? तो 300 क से के तहत एक विधिक अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 में अनुच्छेद जो है ना अनुच्छेद 300 के क के तहत एक विधिक अधिकार है। आगे कह रहा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्न संशोधन किए गए हैं। देखिए कह रहा है कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसके द्वारा ना जो है निम्न संशोधन किया गया। पहला देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया कि वह मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए जो है ना भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। ये किसके द्वारा संशोधन किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको संशोधन किया गया। और दूसरा क्या कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया था। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे जो है ना सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह जो है ना केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि वह जो है ना केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। और अगला देखिए पॉइंट कह रहा है कि मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार को समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार जो है ना बनाया गया। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 6 नंबर का अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता इत्यादि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 27 पे कह रहा है कि बर्फ जो है ना क्या है? बताइए बर्फ क्या है? बताइए क्या होगा? बर्फ जो है ना क्या है? तो आणविक ठोस है। क्या है? तो आणविक ठोस। याद रखिएगा। तो बर्फ क्या है? तो आणविक ठोस है। तो बर्फ क्या है? आणविक ठोस है। और दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होगा? बताइए क्या होगा? दाब बढ़ाएंगे ना तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो घटेगा। लेकिन आयतन क्या होगा? तो आयतन जो होगा ना क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखिए, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है कि अगर दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो घटेगा। लेकिन आयतन क्या होगा? तो बढ़ेगा। ठीक है, और आगे कह रहा है कि बर्फ में अशुद्धि मिलाने पे गलनांक क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो कम होगा। ठीक है, कम होगा। तो बर्फ में अशुद्धि मिलाने पे गलनांक जो होता है ना कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और आगे कह रहा है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो बताइएगा कि बर्फ के जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है कितना कैलोरी प्रति ग्राम होता है? बताइए क्या होगा? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा जो होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। आगे कह रहा है कि जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का जो है 1/10 भाग पानी में क्या होता है? ऊपर रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग जो है ना पानी के ऊपर रहता है? तो क्या होगा? 1/10 रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पॉइंट, ये सब पॉइंट ना याद रखिएगा। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटेगा और आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। और बर्फ में अशुद्धि मिलाने पे गलनांक क्या होगा? तो कम हो सकता है। देखिए इसका ज़्यादा देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, देखिए ये क्वेश्चन बैंक का मतलब यही है, इसमें डिटेल जो है ना सर के द्वारा दिया गया। तो अच्छा है ना कि कम पढ़ें लेकिन बेहतर तरीके से याद हो जाए वैसे पढ़ें, क्योंकि डिटेल पढ़ने से बहुत सारा क्वेश्चन आपको कंठस्थ होगा और याद होगा तो एग्जाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा। क्योंकि क्वेश्चन बहुत लोग देख रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन बस करवा रहे हैं, लेकिन इसका डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो याद रखिएगा ना कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा। और आयतन जो होगा ना क्या होगा? बढ़ता है। और बर्फ में अशुद्धि मिलाने पे गलनांक क्या होगा? तो कम हो जाता है। ठीक है,
और बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और याद रखिएगा, जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग क्या होता है, पानी के ऊपर रहता है। आगे बताइएगा कि बर्फ़ का जो घनत्व होता है कितना ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, बताइए क्या होगा। 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और आगे कह रहा है कि जब किसी पानी भरे पात्र में बर्फ़ तैर रही होती है तब बर्फ़ के पिघल जाने पे पात्र में पानी का तल क्या होगा, मतलब नो चेंज होगा, मतलब क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसे कर रहा है ना कि जब किसी पानी भरे पात्र में जब बर्फ़ तैर रही है तो तैरेगा, तो जब बर्फ़ के पिघल जाने पे क्या होता है, पानी की मात्रा ना वही रहता है, ना कि पानी बढ़ जाता है। ठीक है। और आगे कह रहा है कि जल का आयतन जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे क्या होता है, तो घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तथा जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जब जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, घटेगा। तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, तो आयतन बढ़ता है। और आगे कह रहा है कि जल का जो घनत्व होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे क्या होता है, तो अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि सर्वोच्चता का सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ना कौन थे, बताइए क्या होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स है। कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो कह रहा है कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। और सर्वोच्चता के सिद्धांत के तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्चता से है। इसमें कहा गया है कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों के तुलना में जो है ना अधिक है। ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बोला, ऐसा जो कार्यकाल था 1813 से 1823 तक था। और आगे करा कि अंग नेपाल युद्ध ये कब हुआ था, 1814 से 16 के बीच हुआ था, याद रखिएगा। तथा ठीक है। और सुगौली की संधि बोलेगा तो कब हुआ था, तो 1816 में हुआ था, याद रखिएगा। और सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। और आगे करा कि तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था 1817 से क्या हुआ था, 19 के बीच हुआ था। तथा मराठा परिसंघ का जो है ना कंपनी के साम्राज्य में क्या कर दिया गया, तो विलय कर दिया गया, याद रखिएगा। आगे कह रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ना ये कब लागू हुआ था, तो 1820 में लागू हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था, मद्रास। इसमें मद्रास का गवर्नर कौन था, तो टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। तो मद्रास जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था 1820 में लागू हुआ था। और मद्रास से उसमें गवर्नर कौन थे, टॉमस मुनरो थे। अब महलबाड़ी व्यवस्था का बात करें, लागू कब हुआ था, तो 1822 में लागू हुआ था। और हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, क्या होगा, 1820। और महलबाड़ी व्यवस्था बोलेगा कब लागू हुआ था, 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में शुरुआत किया गया था। और 1822 का टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम द्वारा बंगाल में लागू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे करा कि संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना वो कौन थे, बताइए। डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा कि संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, सज्जनानंद सिन्हा थे। देखिए यही सब क्वेश्चन क्या होता है ना, अगर गलत कर दिया ना एग्जाम में, इजी क्वेश्चन है लेकिन पता है कन्फ्यूजन टाइप क्वेश्चन, ये सब क्या है ना कि एग्जाम में प्रेशर कारण क्या होता है, गलत टिक हो जाता है। यही सब कारण क्वेश्चन जब गलत कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं होता है। यही मेरा पीटी में हुआ था। तो इजी क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़िए कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। और एग्जाम भी दिए तब भी 2 बार पढ़िए कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर यही तो होगा ना। क्योंकि इजी क्वेश्चन कर देने से समझ लें कि आप पीछे रह जाइएगा, बहुतों से पीछे। तो कह रहा कि संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना कौन थे, सज्जनानंद सिन्हा थे। तो कह रहा कि संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा थे। और कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुआ था। तो कह रहा है, कुछ पॉइंट कह रहा है कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है ना नई दिल्ली में हुआ था। तो बताइए कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, बताइए क्या होगा। 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। हाँ, तो संविधान का जो सब प्रथम बैठक हुआ था ना वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। और इस बैठक की सबसे बुजुर्ग सदस्य बोलेगा तो कौन थे, सज्जनानंद सिन्हा थे। ठीक है। को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, याद रखिएगा। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अभी पढ़ रहे थे ये क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि संविधान के प्रारूप में कुल जो है ना 114 दिन का क्या हुआ था, बहस हुआ था। और आगे कह रहा है कि मूल संविधान में जो है ना 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ था, याद रखिएगा।
यही जो है ना आज लूसेंट में होमवर्क मिला है। तो कह रहा है कि संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था और मूल संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आगे कह रहा है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियाँ उनके सदस्य कौन कौन थे। तो बताइएगा कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे ना कौन थे, बताइए क्या होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बोलेगा तो कौन होगा? प्रारूप का बोलेगा तो भीमराव अम्बेडकर था। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। और संघ शक्ति समिति का बोलेगा अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति का बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, इसके दो मतलब अध्यक्ष थे। किसके किसके थे? अगर प्रांतीय संविधान समिति का बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति का बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी संबंधित जो है ना है, बताइए कौन सा पुस्तक है। सबको पता है कौन है? यंग इंडिया। यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। तो कह रहा है कि यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी संबंधित है। महात्मा गांधी संबंधित पत्र बोलेगा पत्रिकाएँ कौन कौन है? देखिए, यंग इंडिया बोलेगा महात्मा गांधी, हरिजन बोलेगा तो महात्मा गांधी, और नवजीवन बोलेगा किसका है? महात्मा गांधी, और हिंद स्वराज बोलेगा किसका है? तो महात्मा गांधी का है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बोलेगा तो आत्मकथा है, किसका है? तो महात्मा गांधी का है। एथिकल रिलीजन बोलेगा किसका है? महात्मा गांधी का है। और पाथवे टू गॉड बोलेगा किसका है? तो महात्मा गांधी का है। तो बताइएगा कि महात्मा गांधी का जो पत्रिकाएँ हैं ना कौन कौन है, बताइए। महात्मा गांधी का जो पत्रिकाएँ हैं सब पत्र जो है कौन कौन है, पुस्तकें कौन कौन है? तो यंग इंडिया है, हरिजन है, नवजीवन है, हिंद स्वराज है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, एथिकल रिलीजन है, और पाथवे थ्रू गॉड है। ठीक है, और आगे देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी संबंधित संस्थाएं कौन कौन है। तो नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? और 1894 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी संबंधित है। अपने आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी कब किए थे? 1904 में किए थे। और टॉल स्टाइप फॉर्म का जो है 1910 में महात्मा गांधी संबंधित है। और हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब हुआ? तो 1932 में हुआ था। ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1932। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है, बताइए क्या होगा। धारा का जो मान होता है ना वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? धारा का मान क्या होता है? तो बढ़ जाता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि लघु पथन में के समीप, लघु पथन के समय जो है ना परिपथ में क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में धारा का जो मान है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, अति भारण या लघु पथन में से बचाव हेतु फ्यूज का उपयोग किया जाता है। और अच्छे फ्यूज तार के टीन के बने होते हैं। ठीक है, जो अच्छे फ्यूज होते हैं तार टीन के बने होते हैं। और सस्ता फ्यूज जो है ना तार शीशा 37% और टीन बोलेगा 63% तथा मिश्र धातु का बना होता है तो इसका गलनांक क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विद्युत फ्यूज यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। और आजकल फ्यूज के साथ लघु परिपथ विच्छेदक मिनीचर सर्किट ब्रेकर MCB जिसको बोलते हैं का उपयोग किया जाता है। और आगे कह रहा है कि घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की प्रतिवर्ती जो है ना मतलब AC करंट धारा होती है जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर जो है किसने बनवाया था, बताइए क्या होगा। पल्लवों ने बनाया था। कौन बनाया था? पल्लवों ने बनाया था। तो कह रहा है कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो कौन बनाया? पल्लवों ने बनाया था। तो कह रहा है कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। और रथ मंदिर में का सबसे छोटा बोलेगा तो द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। ठीक है, और पल्लव वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था? तो सिंह विष्णु था। और इसकी राजधानी बोलेगा तो क्या था? तो कांची या कांचीपुरम थी। आगे कह रहा किराती जूनियम के लेखक बोलेगा तो भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो कह रहा किराती जूनियम के लेखक कौन थे? तो भारवी थे। और किसके दरबार में रहते थे? तो श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। आगे कह रहा कि मत विलास प्रसन्न की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। आगे कह रहा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का क्या किया था? निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। और 10 कुमार चरित्र के लेखक बोलेगा दंडी
नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में जो है रहते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, तो दंडी है। कौन है? दंडी। और पूछेगा कि इसके किसके दरबार में रहते थे, तो नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में जो है रहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे कह रहा नोट में कह रहा है कि कांची कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत से में मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, बताइए क्या होगा। क्या होगा? तो रियल मैंगो। क्या होगा? रियल मैंगो, ठीक है। तो कह रहा है किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो रियल मैंगो। तो कह रहा है कि रियल मैंगो ऐप जो है आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। और रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है। और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा 1959 में किया गया था, ठीक है। और संसद ने सीआरपीएफ अधिनियम 20 सितंबर 1985 को संशोधन न कर आरपीएफ को जो है ना संघ के एक स्वतंत्र बल का दर्जा दिया है। अतः हर साल 20 सितंबर को जो है ना आरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, बताइए क्या होगा। कितना है? तो 73% है। कितना? 73% है, ठीक है। तो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर कितनी परसेंट है, तो 73% है। तो कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, 73% है। और अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है 74.4% है। आगे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जो मतलब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, बताइएगा कि भारत की पुरुष साक्षरता दर कितना है, बताइए। भारत का पुरुष जो एजुकेशन है मतलब शिक्षित है वो कितना है, बताइए। 82.14 है। तो कह रहा है कि भारत के जो है ना पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 82.14% है। अब महिला का बोलेगा साक्षरता कितना है, तो क्या होगा, 65.46% है। अब भारत का लिंग अनुपात बोलेगा कितना है, 943 है। कितना? 943 है। और भारत का शिशु लिंग अनुपात बोलेगा कितना है, 919 है। कितना? 919 है। अब भारत का जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व बोलेगा कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बिहार की साक्षरता दर बोलेगा कितना है, बताइए। 61.8%। अब बिहार में पुरुष की साक्षरता दर बोलेगा कितना है, 71.2%। और महिला का बोलेगा कितना है बिहार में साक्षरता, 51.5%। अब बिहार का लिंग अनुपात बोलेगा कितना है, 918। अब बिहार का शिशु लिंग अनुपात बोलेगा तो 935। अब बिहार का जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो बिहार में बोलेगा कुल साक्षरता कितना है, तो 61.8%। अगर पुरुष का बोलेगा तो 71.2%, महिला का बोलेगा 51.5%। अब बिहार का लिंग अनुपात बोलेगा 918। अब बिहार का शिशु लिंग अनुपात बोलेगा 935। अब बिहार का जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित मतदान केंद्र तासी गंग किस राज्य में है, बताइए क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो कह रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित मतदान केंद्र तासी गंग किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो कह रहा है सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित मतदान केंद्र तासी गंग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया था। और वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलेगा तो कौन है, तो राजीव कुमार। कितने नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। और वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलेगा तो कौन है, अधिकारी बोलेगा तो HR श्रीनिवास हैं। कौन है? HR श्रीनिवास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कर रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी, बताइए क्या होगा। गोंडवाना। कहाँ का? गोंडवाना का था, ठीक है, गोंडवाना का। तो कह रहा है रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी, गोंडवाना का। तो कह रहा है रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासका थी। और रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बांदा में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट किरत राय के परिवार में हुआ था। और रानी दुर्गावती के बचपन से ही जो है तीरंदाजी और जो है तलवारबाजी का बहुत शौक था। और रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में गड़क टंगा मतलब गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हुआ था, ठीक है। आगे करा कि सन 1550 में राजा दलपत शाह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे करा कि रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र के नारायण को जो है ना राजगद्दी पर बैठाकर खुद को राजशासका बन गई थी, ठीक है। तो कह रहा है कि रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र और नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासका बन गई। आगे कह रहा है कि अकबर के काल में गोंडवाना पर विजय अभियान आसफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ था, क्योंकि अकबर उस समय उज्जैबको विद्रोह का सामना कर रहा था। आगे कह रहा है कि 1564 में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया। और बाद में इस राज को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्रशाह को जो है ना सौंप दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1564 में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया और बाद में इस राज को अकबर ने इसी राजवंश से क्या संबंधित जो है ना चंद्रशाह को सौंप दिया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है, बताइए कौन सा रोग है, बताइए। टाइफाइड है। क्या है? टाइफाइड जो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है टाइफाइड रोग बैक्टीरिया जनित रोग है। जो बैक्टीरिया मतलब क्या है? जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। बताया कि इसमें जो है ना बैक्टीरिया से जीवाणु से मतलब कौन कौन रोग होता है, देखिए। कोढ़ होता है, हैजा होता है, डिप्थीरिया होता है, निमोनिया होता है, टिटेनस होता है, गोनोरिया होता है, प्लेग होता है, क्षय रोग होता है, सिफिलिस होता है। सब किससे होता है? तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, याद रखिएगा। तो जीवाणु से कौन कौन रोग होता है? तो कोढ़ होता है, डिप्थीरिया होता है, टिटेनस होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, निमोनिया, गोनोरिया और क्षय रोग होता है। और आगे देखिए विषाणु से कौन कौन रोग होता है। विषाणु से जो है ना हेपेटाइटिस होता है, चेचक होता है, खसरा, रेबीज, हर्पिस, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, एड्स और पोलियो इत्यादि। तो बताइएगा कि विषाणु से कौन कौन रोग होता है, बताइए क्या होगा विषाणु से? हेपेटाइटिस, खसरा, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, रेबीज, डेंगू ज्वर, एड्स होता है, ठीक है। चलिए बताइए कि कवक जो है ना कवक जनित रोग है, बताइए निम्न में से कौन है, बताइए कवक जनित रोग बोलेगा तो कौन है, बताइए। तो कवक जनित रोग कौन कौन है? तो एथलीट फुट है, दाद है, मधुरा फुट है और खाज आदि है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कवक जनित रोग निम्न में से कौन है? तो एथलीट फुट है, दाद, मथुरा फुट और खाज है। आगे कोविड-19 एक जो है ना एक श्वसन आधारित रोग है। कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस मतलब विषाणु द्वारा होता है। आगे कह रहा है विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन है? तो विटामिन दिया और रोग दिया। बताया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या होगा? रतौंधी और जीरोप्लेथेमिया होता है, याद रखिएगा। तो विटामिन ए से जीरोप्लेथेमिया और रतौंधी होता है। अब विटामिन B1 से क्या होता है, बताइए क्या होगा? बेरी होता है। अब विटामिन B3 से क्या होता है? पेलाग्रा होता है। क्या होता है? पेलाग्रा। अब विटामिन B11 से क्या होता है? तो पेजिस होता है। किससे होता है? पेजिस होता है। अब विटामिन डी किससे होता है? रिकेट्स होता है। किससे? रिकेट्स होता है। विटामिन डी कमी से ना रिकेट्स होता है। विटामिन B11 कमी से पेजिस होता है। अब विटामिन के कमी से क्या होता है? हीमोफीलिया होता है। क्या होता है? हीमोफीलिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे ना कौन थे, बताइए क्या होगा? कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन। तो कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। और उदयन जो है हरेक वंश का शासक था, ठीक है, शासक था। और हरेक वंश का संस्थापक बोलेगा तो बिम्बिसार था। और बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र बोलेगा उदयन था, जो 460 ईसा पूर्व मगध के गद्दी पर बैठा था। तो कह रहा है ना कि बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था, जो 460 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा था। और उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। अब पूर्व में राजधानी राजगिरी थी। और उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर किला भी बनवाया था, ठीक है। तो कह रहा है उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, बताइए ग्लूकोज का सूत्र बताइए। ग्लूकोज का जो है ना ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, C6H12O6 होगा, C6H12O6 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ग्लूकोज जो है ना ग्लूकोज प्राकृतिक रूप में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और यह मीठे फलों या शहद में पाया जाता है। और गन्ना, शक्कर, सुक्रोज में प्राप्त किया जाता है। और सुक्रोज एवं अल्कोहल की उपस्थिति में तनु HCl तथा H2SO4 द्वारा जल अपघटन कर रहा है कि सुक्रोज एवं अल्कोहल की उपस्थिति तनु HCl तथा H2SO4 द्वारा जल अपघटन करने की ग्लूकोज प्राप्त होता है। और इसका सूत्र दिया सुक्रोज का H2O से विक्रिया करवाया HCl से और C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 बोलेगा तो फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रुक्टोज है। तो यही कह रहा है कि ग्लूकोज जो है ना HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पे एन हेक्सेन प्राप्त होता है, ठीक है। फिर आगे ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्लूकोज को 6 कार्बन परमाणु सीधे श्रृंखला में जुड़े होते हैं। और ग्लूकोज हर जीवित प्राणी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है ना हर जीवित प्राणी के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी सभी जीव वायवीय, अवायवीय, किण्वन जो है ना प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। आगे कह रहा है जीवों के लिए ग्लूकोज ऊर्जा का प्रमुख साधन है, ठीक है। तो कह रहा है जीवों के लिए ग्लूकोज ऊर्जा का प्रमुख साधन है। और मनुष्यों द्वारा खाए गए अन्य प्रमुख हिस्सा बोलेगा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पाचन क्रिया के दौरान अन्न का विघटन जो है ना मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में होता है। तैयार सेक्राइड अधिकतम ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पाचन क्रिया के दौरान अन्न का विघटन मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में होता है। और तैयार सेक्राइड अधिकतम जो है ना ग्लूकोज होता है। नोट में प्राकृतिक रूप में दिया हुआ देखिए समीकरण दिया हुआ है। आगे कह रहा है देखिए व्यापारिक नाम दिया परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है
व्यापारिक नाम है, रासायनिक सूत्र बताइएगा कि बाहरी हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, बताइए। बाहरी हाइड्रोजन का क्या होता है, डी होता है। क्या होता है, डी। और शुष्क बर्फ का क्या होता है, शुष्क बर्फ का बोलेगा तो CO2, जिसको ठोस कहेंगे। और जल गैस का बोलेगा क्या होगा, जल गैस का CO+H2, क्या होगा, CO+H2। और इथाइल अल्कोहल का बोलेगा क्या होगा, इथाइल अल्कोहल का C2H5OH। और मंड का बोलेगा क्या होगा, मंड का C6H12O6। हाँ, 6H10O5 है, सॉरी। मंड का बोलेगा C6H10O5। अब भैया फॉर्मुलिन का क्या होगा, फॉर्मुलिन का बोलेगा तो HCHO या HCH2 होगा। फॉर्मुलिन का बोलेगा तो HCHO और या CH2 होगा। और सिरका क्या होगा, सिरका बताइए क्या होगा, CH3 एसिडोलेच होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा कोठारी आयोग का संबंध जो है ना किससे, बताइए क्या होगा, शिक्षा से। किससे, शिक्षा से है। तो कोठारी आयोग का संबंध जो है शिक्षा से है। और सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली के नया आकार व नया जो है नई शिक्षा देने का उद्देश्य में कोठारी आयोग का जो है गठन किया गया था। और डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे करा, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, बताइए क्या होगा, नीलगिरी का है। किसका, नीलगिरी का है। तो करा डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी का है। तो करा डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं। और इसका सर्वोच्च शिखर बोलेगा तो क्या है, डोडा बेटा किसकी कितनी ऊंचाई है, 2637 मीटर है। और डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो डोडा बेटा है। क्या है, डोडा बेटा है। और नीलगिरी के दक्षिण में अनामलाई पहाड़ियाँ हैं। और अनामलाई की सर्वाधिक ऊंचाई जो है ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, 26,95 मीटर। यह पश्चिम घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। आय करा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बोला तो क्या है, जिंदागाड़ा चोटी। क्या है, जिंदागाड़ी चोटी। और कितना ऊंचाई है, 1690 मीटर है। और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन है, धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर है। और उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर बोलेगा तो क्या होगा, बताइए, कालसूबाई है। क्या है, कालसूबाई। और अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर बोलेगा तो क्या है, तो गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर। 1722 मीटर ऊंचाई है, जो माउंट एवरेस्ट और पहाड़ियों पर क्या है, स्थित है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि 8वीं सूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया, बताइए क्या होगा, 22 भाषाओं। क्या होगा, 22 भाषाओं। ठीक है, तो कह रहा है 8वीं सूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को। तो कह रहा है 8वीं सूची 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और ये भाषाएं कौन है, असमिया है, बांग्ला है, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम और मणिपुरी और मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। सब क्या है, तो ये जो है ना मतलब शामिल है भाषा, सब सभी है, 22 भाषा टोटल है। ठीक है, आय करा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ और 14 भाषाएं शामिल है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं, कितना जो है ना अनुसूची और कितना शामिल है, बताइए क्या होगा। मूल संविधान में था 8 अनुसूचित और 14 भाषा था, फिर बाद में 1980 में जोड़ा 6 भाषा को, इसको 69 में जोड़ा था। तो याद रखिएगा, मूल संविधान में जो 8वीं सूची में 14 भाषाएं शामिल थी। और सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। याद रखिएगा। ठीक है, आगे करा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया था। आगे करा उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया का जो है ना कर दिया गया। तो कह रहा है उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया कर दिया गया। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 43 पे कह रहा चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, बताइए क्या होगा, विक्रम है। क्या है, विक्रम है। ठीक है, विक्रम है। तो कह रहा है ना कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है तथा इसका जो है ना इसका रोवर। तो कह रहा है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र LBM M3 M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। याद रखिएगा। तो चंद्रयान 3 का नाम क्या है, लैंडर का नाम क्या है, विक्रम है। और इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में जो है ना LBM3 M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। आयकर चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश रूस
अमेरिका, चीन और क्या है, भारत है। अब भारत बना चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश का गौरव प्रक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बताइएगा नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित होती है, क्या होगा, किसका होगा, तो आंध्र प्रदेश है, किसका, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो कह रहा है किस राज्य की राजधानी जो है ना अमरावती प्रस्तावित है, आंध्र प्रदेश है। तो कह रहा है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम भी प्रस्तावित है। और तेलंगाना की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, हैदराबाद में है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो है और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है हैदराबाद चूँकि तेलंगाना में स्थित है इसलिए भविष्य में हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी जो है ना रहेगा, ठीक है। आगे कह रहा है इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को प्रस्तावित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल कर जो है ना 2 केंद्रीय परिषद द्वारा बनाए गए, क्या होगा, क्या कौन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा राज्य विभाजन करके 2 केंद्रीय बनाए गए, कौन कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो श्रीनगर है। और शीतकालीन राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, जम्मू है। और लद्दाख की जो है राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो लेह है। तो लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो लेह में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहे 45 पे करा एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो टोन कहेंगे, क्या कहेंगे, टोन कहेंगे। तो कह रहे एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहेंगे, टोन कहेंगे। तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। और ध्वनि की गुणवत्ता वह अभिलक्षण है जो हमारे समान तरत्व तथा प्रबलता की 2 ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है। और शोर जो है नॉइज कर्ण प्रिय नहीं होता है, जबकि संगीत सुनने में क्या होता है, सुखद होता है। आगे करा किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है ना आवृत्ति पर निर्भर जो है नहीं करता, याद रखिएगा। तो कहा किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पे क्या है, निर्भर नहीं करता है। तो आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है, बताइए कौन नहीं है। साइटोकाइनिन जो है ना मानव हार्मोन नहीं है, लेकिन एस्ट्रोजन, इंसुलिन और कैल्सिटोलिन क्या है, तो मानव हार्मोन है। तो कह रहा है साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है। और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन जिसकी खोज मिलर ने मछली के चुरानों में किया था, इसका नाम काइनेटिन रखा, बाद में अस्कूग नाम वैज्ञानिक ने इसका नाम साइटोकाइनिन रखा। साइटोकाइनिन रसायन का निर्माण पौधे के जड़ों में फल के भीतर होता है और यह रसायन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की क्रिया को नियंत्रित करता है और यह क्लोरोफिल को जल्दी नष्ट नहीं होने देता है। इस रसायन के प्रभाव से पेड़ की पत्तियां अधिक समय तक क्या होती है, हरी भरी रहती है, क्या होती है, हरी भरी रहती है, याद रखिएगा। तो आगे कर रहा है ना कि पौधों से निकलने वाली हार्मोन निम्नलिखित है, कौन कौन है, देखिए पहला ऑक्सीन है, ठीक है। तो ऑक्सीन का वर्णन कर रहा है ना कि यह रसायन मुख्य रूप से तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है तथा तना पत्ती में वृद्धि कराता है और यह बीज रहित फल का उत्पादन में सहायक होता है। ऑक्सीन रासायनिक रूप से क्या है, इंडोल एस्टिक अम्ल है IA, जिसका प्रयोग पौधा का इच्छानुसार वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे कर ऑक्सीन के समान प्रमुख रासायनिक पदार्थ फेनोक्सी एसिटिक अम्ल 2 और 4D, इंडोलाइन ब्यूट्राइक अम्ल, इंडोलाइन प्राइपेनिक अम्ल तथा आदि रसायन का प्रयोग खरपतवार नष्ट करने हेतु किया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है जिबरेलिन्स क्या होता है, जिबरेलिन्स तो कह रहा है कि इसकी खोज सर्वप्रथम कवक में हुआ था और यह पौधे की लंबाई तथा मोटाई वृद्धि करवाता है और बीजों की सुसुप्ता व्यवस्था का तोड़कर अंकुरण में मदद करता है और पतझड़ को रोकता है। सेब जैसे फल को ठंड और पाला से क्या होता बचाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पतझड़ को रोकता है, सेब जैसे फसल को ठंडा और पाला से क्या करता बचाता है। आगे कह रहा है इसके इस्तेमाल से बड़े आकार का फल तथा फूल का उत्पादन किया जाता है तथा बीज रहित फल के उत्पादन में ऑक्सीन की तरफ सहायक होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके इस्तेमाल से बड़े आकार का फल तथा फूल का उत्पादन किया जाता है तथा बीज रहित फल के उत्पादन में ऑक्सीन की तरफ जो है न सहायक होता है। आगे कह रहा है एबिसिक एसिड क्या है, IBA कह रहा है एक रासायनिक वृद्धि रोधक पदार्थ है जो पौधे से होने वाली वृद्धि को क्या करता है, रोकता है और एबिसिक अम्ल में वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का क्या है, उदाहरण है। चलाए कह रहा है कि फ्लोरोजीन्स कह रहा है ये क्या होता है, तो कह रहा है इसमें फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। और कैल्सिटोनिन क्या है, तो यह हार्मोन रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डी से जोड़ता है जिससे हड्डी मजबूत होती है और इसी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग की संभावना रहती है और यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि में क्या स्रावित होती है। हाँ,
आया है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है? तो यह जो है ना हार्मोन महिलाओं में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, और इस हार्मोन का स्राव अंडाशय के गैफिन फॉलिकिल कोशिकाओं द्वारा होता है। यह हार्मोन महिलाओं को लैंगिक लक्षण पर क्या होता है? नियंत्रण रखता है। आय करा गर्भाधान करने के 4 सप्ताह बाद भ्रूण की कोशिका गर्भाशय की कोशिकाओं के साथ जुड़कर जरायु का निर्माण करता है। जरायु मतलब प्लेसेंटा के द्वारा निर्मित हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। आय करा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? तो कह रहा है गर्भाधान के बाद से लेकर पूरे गर्भावस्था जो है 9 से 10 महीना तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरायु द्वारा ही स्रावित होती है। यह हार्मोन गर्भावस्था पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या है? तो कह रहा है यह हार्मोन बच्चे के साथ जन्म के ठीक पहले स्रावित होता है, और यह हार्मोन गर्भनली तथा जरायु के मुख को ढीला होता है। ठीक है। और यह हार्मोन गर्भनली तथा जीवाणु के मुख को ढीला करता है, ताकि बच्चा जो है माँ के गर्भाशय से आसानी से क्या हो सके? बाहर आ सके। आगे कह रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन। यह हार्मोन के प्रभाव से जरायु गर्भाशय से टूटकर अलग अलग होने लगता है, जिससे बच्चे के जन्म के समय दर्द उत्पन्न होता है, जिससे प्रसव जो है ना वेदना कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? तो यह हार्मोन के प्रभाव से जरायु गर्भाशय से टूटकर अलग अलग होने लगता है, जिससे बच्चे का जन्म के समय दर्द उत्पन्न होता है, जिसे प्रसव वेदना कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 47 पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में स्थलों में से किसमें बृहत स्नानागार पाया गया है? क्या होगा बताइए? मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। कह सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार पाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि कांस की नर्तकी मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, माता देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि भी जो है ना मोहनजोदड़ो में पाया गया, याद रखिएगा। ठीक है। तो कांस की नर्तकी मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, माता देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे ढेर आदि भी मोहनजोदड़ो से पाया गया है। और जोते हुए खेत के साँच, आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक संविधानियाँ आदि कालीबंगा से में जो है ना पाया गया। आगे कह रहा है कि साग का बना बैल, स्त्री के गर्भ के निकाला हुआ पौधा, स्वास्तिक एवं चक्र के साँच कब्रिस्तान 837 संविधान पेटिका आदि हड़प्पा से पाए गए। और लोथल से इसका उद्योग के साँच, तांबे का कुत्ता, फारसी मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी आदि पाए गए। ठीक है। तो कह रहा है कि लोथल में उद्योग का साँच जो है ना तांबे का कुत्ता, फारसी मुहर और बंदरगाह, धान की भूसी आदि पाए गए। पहले क्वेश्चन 48 पे कह रहा है कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? बताइए क्या होगा? तो कौन था? तो पान चाओ था। कौन था? पान चाओ। तो कह रहा है कि कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? पान चाओ था। और कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ था, जिससे पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजय हुआ था। और कनिष्क कुषाण वंश का क्या था? महत्तम शासक था। जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का महत्तम शासक था, और उसने 78 ईस्वी में अपना राजारोहण किया था तथा इसके उपलक्ष्य में सख्त समझ चलाया तथा इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग मार्च 1957 में जो है लाया जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कनिष्क की प्रथम राजधानी बोलेगा तो कहाँ था? पेशावर, इसको पुरुषपुर बोलेंगे। और दूसरी राजधानी बोलेगा तो मथुरा थी। कहाँ था? मथुरा। और कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। ठीक है। तो कह रहा है जो है ना कनिष्क ने कश्मीर जीत कर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। चलिए क्वेश्चन 49 पे कह रहा है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से होता है? क्या होगा? क्या होगा? कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। तो कह रहा है बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। प्रमुख खिलाड़ी एवं उनके संबंधित खेल है, खिलाड़ी है और खेल। बताया कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से बताइए? पीवी सिंधु का बोलेगा तो बैडमिंटन से। क्या है? बैडमिंटन से। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। और हिमा दास का संबंध किससे? हिमा दास का संबंध बोलेगा तो जिसको ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं, धावक है। साइना नेहवाल बोलेगा तो बैडमिंटन है। दीपक कर्माकर का संबंध किस खेल से? तो क्या होगा? दीपक कर्माकर जिम्नास्टिक। और रवि कुमार दहिया बोलेगा तो क्या होगा? रवि कुमार दहिया का बोलेगा तो कुश्ती हो जाएगा। ठीक है। और भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? पैरा एथलीट, टेबल टेनिस। मनु भागा का बोलेगा तो निशानेबाज। और मीराबाई चानू का बोलेगा तो भारोत्तोलन। क्या होगा? भारोत्तोलन। देखो सुनिए प्रयास पे
कह रहा कि राज्यसभा कितने दिनों के तक विधेयक को रोक कर रख सकती है, बताइए क्या होगा? 14 दिन। क्या होगा? 14 दिन। तो कह रहा कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक के रख सकती है? तो 14 दिन। कह रहा कि राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक के रख सकती है। अब धन विधेयक अनुच्छेद 110 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा कि राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है और धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकृत कर सकती है और ना ही संशोधित कर सकती है और वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है जिसको मानने या ना मानने के लोकसभा स्वतंत्र है। राज्यसभा का धन विधेयक अंतिम 14 दिन को तक रोक कर रख सकती है और 14 दिन की अवधि बीत जाने पर यह स्वतः मान लिया जाता है कि धन विधेयक को जिस रूप में लोकसभा के ने पास किया है उसी रूप में राज्यसभा के जो है ना राज्यसभा ने भी पास कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है ना कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक के रख सकती है और 14 दिन की अवधि बीत जाने पर यह स्वतः मान लिया जाता है और कि धन विधेयक को जिस रूप में लोकसभा के पास किया है उसी रूप में राज्यसभा के पास कर दिया गया है, ठीक है। राज्यसभा में पास कर दिया गया है। तो आगे का जो क्वेश्चन है कॉमन सेंस अगली क्लास में कर लेंगे, रहने दीजिए। अगली क्लास में कॉमन क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे अभी जो है ना 26 से 50 तक कंप्लीट हो गया, अगले से जो है क्लास में कॉमन से पढ़ लेंगे। और आप लोग जो है ना इसका बार बार PDF बोलते रहते हैं, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके ना सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लिंक दिया हुआ है और लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना जहाँ तक 50 तक हो चुका है 50 तक जो है ना PDF आपको डाल देंगे, ठीक है। और अगले क्लास में कॉमन वाले क्वेश्चन से पढ़ेंगे और बाकी शुरू से जितना भी सेट दिया शुरू से सारा क्लास आएगा, आपको याद रखिएगा, ठीक है। सारा शुरू से क्लास आएगा, नोट्स है और बाकी जो भी है। और एक बात याद रखिएगा, इसका जो है ना आपको कल जो है आपको या तो शाम तक आपको मतलब जो 1275 में जो एग्ज़ाम हुआ है ना कितना सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन आया है उसका सिलेबस का जो एनालिसिस क्लास करवाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसका एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि हाँ 1275 में PT में जो कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, कौन सा क्वेश्चन में मतलब हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन आया है, ज्योग्राफी में कितना आया है और कौन कौन चैप्टर से आया है, वो सारा जो है एनालिसिस करेंगे। तो बाकी जो है इस क्लास को अच्छे से हर जगह शेयर कीजिए और आप अच्छे से क्लास को ना देखा कीजिए और हर ग्रुप में क्लास को शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत जो है ना मेहनत से क्लास आप लोग के लिए लाया जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप देखते होंगे कि बहुत डिटेल की तरह से जो है ना आपको याद करवाया जाता है। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि हर ग्रुप में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 51 से। और आप लोग जो है ना जो भी इसके पहले जो क्लास हुआ है इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास आपको एक से लेके जो है ना जितना अभी तक हुआ है सारा क्लास आपको मिल जाएगा और सारा का PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।